हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन, जिसमें सबसे पहले अनबायस्ड पीएन जंक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बायसिंग, दोनों टाइप की, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। उसके बाद हम ग्राफ्स, जिनको हम कहेंगे IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन। उसके बाद में ये जो पॉइंट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आइडियल डायोड वर्सेस प्रैक्टिकल डायोड। कब हम आइडियल डायोड का मतलब क्या रखेंगे, प्रैक्टिकल डायोड का मतलब क्या होगा, और क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है, तो उस चीज़ को कैसे डाटा लेना है, क्या नहीं लेना है। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और एंड में नेचुरली कुछ क्वेश्चन जिससे करेंगे, कुछ क्वेश्चन तो थ्योरी को क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स के फॉर्म में होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं उनको लेंगे। एंड में मैंने बहुत ही थोड़े से क्वेश्चंस की एक एक्सरसाइज अपलोड की है PDF फॉर्मेट में। इसमें कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के ही हैं और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश हैं। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर आप करेंगे सॉल्व, और उसमें से अगर कहीं पर किसी को डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू या एक मेल ID भी मैंने दिया हुआ है, उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर डाउट्स हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनबायस्ड पीएन जंक्शन। अनबायस्ड पीएन जंक्शन का मतलब है अभी कोई इसमें बैटरी नहीं लगाई गई है। तो जैसे यहाँ पर ये दिखाया हुआ है ब्लॉक डायग्राम में, अनबायस्ड पीएन जंक्शन, जिसमें ये P टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और N टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ये दोनों जैसे ही ज्वाइन करते हैं। बेसिकली इनको इस तरह से ज्वाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। पीएन जंक्शन बनाने का तरीका बेसिकली डिफरेंट होता है। एक टाइप के मटेरियल को दूसरे टाइप के मटेरियल में डिफ्यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ समझने के लिए हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जानते हैं कि P टाइप का मान लो क्रिस्टल ये है और N टाइप की क्रिस्टल है, दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन है, ये एक प्लेन है, ये प्लेन दोनों को सेपरेट कर रहा है। तो जैसे ही दोनों को आपने ज्वाइन किया, इमीडिएटली आफ्टर दैट सिचुएशन इस तरह की नहीं रहती है। जैसे इसमें ये मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इधर होल्स हैं, ये सिचुएशन एकदम से बदल जाती है। सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाती है जो इस ब्लॉक डायग्राम में दिखाई गई है, कि ये जो जंक्शन प्लेन है, इसके पास में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन और इधर के ये होल्स हैं, ये आपस में डिफ्यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज़ होते हैं और होल्स इस साइड में डिफ्यूज़ होते हैं, और दीज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करस्पॉन्डिंग होल्स। तो एक ऐसा रीजन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इस रीजन में होल्स इस साइड के, ये है जंक्शन प्लेन। जंक्शन प्लेन के लेफ्ट साइड में जो होल्स थे वो गायब हो गए हैं, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स उधर से आए, उन्होंने रिकम्बाइन करके जो बॉन्ड्स हैं कंप्लीट हो गए। लाइकवाइज इस साइड में जो इलेक्ट्रॉन थे, दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव मूव्ड इन दैट साइड। तो ये एक ऐसा रीजन क्रिएट होता है जिसमें कि कोई भी चार्ज कैरियर नहीं रहता है। दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ द चार्ज कैरियर्स, इसीलिए इसका नाम है डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन जोन। इस रीजन को स्पेस चार्ज रीजन भी कहा जाता है, और इसकी जो थिकनेस है डिप्लीशन लेयर की, ये काफ़ी कम होती है। इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अप्रॉक्सीमेटली इसको हम ले सकते हैं 0.5 माइक्रोमीटर। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पूरा का पूरा N टाइप का जो रीजन है इंडिपेंडेंटली न्यूट्रल होता है, और इधर का जो P टाइप रीजन है दैट इज़ इंडिपेंडेंटली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर सीधा आ गए तो नेचुरली ये वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो ड्यू टू दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डेवलप हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन होती है N साइड से P साइड की तरफ, इस तरीके से। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर चार्ज डेवलप हुआ है इसको प्लॉट करें, कि देखें कि किस तरह से होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह के आते हैं कि अगर इस पॉइंट को ओरिजिन मान लें और इधर से इधर अगर बढ़ें और देखें किस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर वेरी करते हैं, चाहे वो चार्ज डेंसिटी हो या फील्ड हो। तो पहला ग्राफ ये वाला, इसमें चार्ज डेंसिटी को प्लॉट किया गया है डिस्टेंस के साथ में। तो इतने पोर्शन में, जैसे ये डिप्लीशन लेयर की बाउंड्री है यहाँ पर है, तो इतने पोर्शन में अभी भी जो मटेरियल है
पहले जैसा ही है, न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक आने में कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, तो चार्ज डेंसिटी जीरो रहती है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट के बाद डिप्लीशन रीजन में एंटर करते हैं तो चार्ज डेवलप हो जाता है। तो चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है, जंक्शन प्लेन और ये बाउंड्री इसके बीच में चार्ज नेगेटिव है, लेकिन डेंसिटी जो है इस तरह से वेरी करता है। मैक्सिमम डेंसिटी नेगेटिव चार्ज की यहाँ पर है और मिनिमम बिल्कुल इसी जंक्शन प्लेन पर जीरो हो जाती है। इस जंक्शन प्लेन के राइट साइड में आने पर ये डेंसिटी पॉजिटिव हो जाती है, तो डेंसिटी इस तरह से बढ़ती है, मैक्सिमम यहाँ पर होती है, इस तरह से ये वेरी करती है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इतने पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि मटेरियल पहले जैसा ही है, न्यूट्रल है। लाइकवाइज इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बिकॉज दिस मटेरियल इज स्टिल न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से यहाँ तक जाने पर देखेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, जैसे ही ये डिप्लीशन रीजन आता है उसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लेफ्ट साइड में, इसलिए नेगेटिव साइड में नीचे तरफ दिखाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी करता है। और अगर हम पोटेंशियल को देखें तो पोटेंशियल इस पॉइंट ओरिजिन पर, यहाँ पर इस पॉइंट को ओरिजिन ले रहे हैं, इस पॉइंट पोटेंशियल को अगर हम जीरो असूम कर लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जीरो बना रहेगा क्योंकि देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल इन दिस रीजन। तो पोटेंशियल कुछ इस तरह से वेरी करता है। जैसे ही डिप्लीशन लेयर आती है पोटेंशियल बढ़ता है क्योंकि फील्ड इधर है, हम इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है इस तरह से, और यहाँ पर आते पोटेंशियल इतना बढ़ जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है V0। इस पोटेंशियल डिफरेंस V0 को कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर, यह दूसरा नाम इसका कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल बैरियर नाम इसलिए इसका पड़ा है कि ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स और इस साइड में होल्स हैं, इनका जो फर्दर मूवमेंट है, स्टार्टिंग में ये ज्वाइन करने पर तुरंत हो गया था, डिप्लीशन लेयर बन गई, लेकिन अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए हिंड्रेंस का काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाहे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर फोर्स लगाएगा। लाइकवाइज इधर से होल्स अगर इधर आना चाहते हैं तो दिस फील्ड विल अप्लाई फोर्स इन दिस साइड ओनली। तो ये हिंड्रेंस का काम करता है फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए इसका नाम पड़ा है पोटेंशियल बैरियर। हालांकि फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, लेकिन एवरेज वैल्यू ऑफ फील्ड अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली इतना हुआ करता है 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो इसलिए पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है V0 की वैल्यू को E/D करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर E को हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं तो D इतना ले लिया, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.5 वोल्ट के बराबर ये हुआ करता है। अब डिपेंड करता है, जर्मेनियम का अगर डायोड है तो उसमें थोड़ा सा कम होगा, सिलिकॉन वाले में इससे ज़्यादा भी होता है थोड़ा सा। तो दिस इज़ जस्ट अ टिपिकल वैल्यू टू एक्सप्लेन वी हैव टेकन। तो ये सिचुएशन हो जाती है जैसे ही ये PN डायोड बनाया जाता है। अब जब तक इसमें कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, ये अनबायस रहता है, तब तक इसमें कुछ करंट्स भी फ्लो करती हैं। एक करंट कहलाती है डिफ्यूजन करंट और दूसरी कहलाती है ड्रिफ्ट करंट। ये डिफ्यूजन करंट क्या है कि जैसे ही यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर बन गई, ये जो मेजॉरिटी कैरियर है इनका नॉर्मल मूवमेंट तो अलाउ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड में आते रहते हैं। लाइकवाइज एक दो होल्स कभी कभी इधर से इधर धीरे धीरे आते रहते हैं। इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस हमेशा तब होती है जब एक तरफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, दूसरी तरफ कम होते हैं। जैसे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो इधर के फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इधर डिफ्यूज करते हैं। लाइकवाइज इधर के जो होल्स हैं ग्रेजुअली इधर डिफ्यूज करते हैं। तो प्रोसेस कैसे होती है कि कभी कभी कोई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से एंटर करना शुरू किया डिप्लीशन लेयर में, अगर एनर्जी सफिशिएंट है तो हालांकि फील्ड इसको रोकेगा, बट रोकते रोकते ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाता है। लाइकवाइज होल्स के लिए एनर्जेटिक होल इधर से इधर आ जाता है अगर उसकी एनर्जी सफिशिएंट है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन करंट रहती है जिसकी डायरेक्शन होएगी, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो नेचुरली डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट विल बी फ्रॉम P साइड टू N साइड। सिमिलरली देयर इज अनदर करंट विच इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट जो होती है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है। हम देख सकते हैं कि इधर होल्स ज़्यादा हैं
बट इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर। लाइकवाइज इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है और इधर होल्स माइनॉरिटी में। तो ये जो डिप्लीशन लेयर में जो पोटेंशियल बैरियर या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इन माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए ये सपोर्ट का काम करता है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो इस साइड में है अगर यहाँ पर आ गया किसी वजह से, तो ये फील्ड है उसके बाद में अपने आप इसको इधर ले आएगा। लाइकवाइज इधर का जो ये होल है अगर यहाँ पर आ गया इस रीजन में, तो बाद में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसको इधर ले जाएगा। तो ये डिप्लीशन लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। तो डिफ करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, होल्स इधर से इधर आ रहे हैं तो नेचुरली डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, इस तरह की। एक बात और आपको पता होना चाहिए कि ड्रिफ्ट करंट फ्लो होने की एक वजह और होती है। देयर आर अनदर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स फ्लो ऑफ ड्रिफ्ट करंट। वो क्या है कि हमें पता है कि ये पूरे ही रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते रहते हैं और रिकम्बाइन होके नए बॉन्ड्स भी बनते रहते हैं। तो इस तरह का एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है एट ए गिवन टेम्परेचर। तो इस प्रोसेस के दौरान सपोज कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है डिप्लीशन रीजन में, इसमें, तो उससे क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा दैट इलेक्ट्रॉन विल बी इमीडिएटली पुल्ड बाय दिस फील्ड in this side and hole will be pulled by this field in this side. तो due to that also some drift current flows. तो drift current के दो contributing factors हैं. One is already present minority carriers in p side and n side region and another freshly creation of electron hole pair within the depletion layer. तो ये इस तरह से ड्रिफ्ट करंट होती है। जब तक ये पीएन जंक्शन में कोई बैटरी नहीं लगाते हैं, ये अलमीरा में रखा होता है, तो ये दोनों करंट एग्जिस्ट करती हैं और इन दोनों करंट की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, ये इक्वल होता है। ये इक्वल होना ज़रूरी भी है क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा तो एक साइड का जो चार्ज है दूसरे साइड में आ जाएगा और जो पीएन जंक्शन है उसकी स्ट्रक्चर जैसी होती है उस तरह की नहीं रहेगी। तो अनबायस्ड पीएन जंक्शन में हमेशा ही डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल होते हैं। तो ये सिचुएशन है। अब हम बात करेंगे बायसिंग की। बायसिंग का मतलब लेट अस कनेक्ट अ बैटरी। इन फॉरवर्ड बायसिंग जो बैटरी है कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। जो पी टाइप जो है डायोड का, ये बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और एन टाइप जो पोर्शन है डायोड का, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होता है, यहाँ तो मैंने ब्लॉक डायग्राम जो पहले बनाया था उसी में दिखा दिया है। इसका अगर सिंबल यूज़ करेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग का इस तरह से हम शो करते हैं। होता क्या है कि जैसे ही इस तरह से बैटरी कनेक्ट करते हैं, जो डिप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस कम हो जाती है, डी की वैल्यू कुछ घटती है। और डी की वैल्यू तो घटती है लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिप्लीशन लेयर में उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, उसकी वैल्यू करीब करीब सेम रहा करती है, चेंजेस आर नेग्लिजिबल। तो इसलिए जो पोटेंशियल बैरियर जो अभी हमने देखा था कि जो V0 की वैल्यू जिसको हम E इंटू डी के बराबर लिखते हैं, तो जब डी कम होगा ई करीब करीब सेम है तो V0 जो पोटेंशियल बैरियर है ये घट जाता है। तो डी घटने से पोटेंशियल बैरियर घट जाता है। और पोटेंशियल बैरियर कितना घटता है, डिक्रीज इन पोटेंशियल बैरियर उतना ही होता है जितना कि ये अप्लाइड वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस की जो वैल्यू है, ये उस केस में होता है जब अप्लाइड वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में V0 से कम है। तो ये दो डिफरेंट केस होते हैं, बिल्कुल सेपरेट लेके इसको समझना पड़ेगा कि जब तक V की वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू V0 से कम है तो ये सिचुएशन इस तरह की होती है, इसको हम ऐसे कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में होता है चूँकि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो गई है तो ड्रिफ्ट करंट कुछ कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है ड्रिफ्ट, लेकिन डिफ्यूजन करंट बढ़ जाती है क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर में जो बैरियर है वो कम हो गया है। क्योंकि बैरियर ही मेजॉरिटी कैरियर्स को रोक रहा था
तो वो कम हो गया है, तो इस वजह से डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए नेट करंट I इक्वल टू IDF माइनस IDR इतनी फ्लो होती है, जिसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली डिफ्यूजन करंट के हिसाब से होती है। बाहर जो करंट है इस तरह दिखेगी बैटरी के हिसाब से, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से है तो ऐसे, और डायोड को अगर देखेंगे तो P साइड से N साइड की तरफ नेट करंट हुआ करती है, जो कि डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन भी होती है। और एक बात और ध्यान रखने की बात है कि जब तक V की वैल्यू V0 से कम रहती है, करंट की जो वैल्यू बहुत कम रहती है, तो करंट इस तरह से जो आती है ये बहुत स्मॉल होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसीलिए जब तक V लेस देन V0 होता है, डायोड को हम करीब करीब असूम कर सकते हैं कि इट इज़ नॉन कंडक्टिंग। और इसी पॉइंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अभी थोड़ी देर में उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो जब तक वैल्यू जो है कम होती है, ये यहाँ पर V गामा टर्म आया है, इसकी हम बात करते हैं कि अगर हम प्लॉट को ड्रॉ करें फॉरवर्ड बायस करंट को और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के साथ प्लॉट करें, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, जिसमें करंट की वैल्यू इन द बिगिनिंग V की वैल्यू बढ़ाने पर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, ग्राफ बहुत धीरे धीरे राइज करता है। जब तक इस V की वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बराबर नहीं पहुंच जाती है, करंट बहुत कम रहती है। दैट सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जिसके बाद करंट एकदम से बढ़ना शुरू करती है तेज़ी से, दैट वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज नोन एज नी वोल्टेज। नी वोल्टेज के कई दूसरे नाम भी हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कट इन वोल्टेज या ऑफसेट वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये होता है। तो इसको हम V गामा से डिनोट कर रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज V इज़ लेस देन V गामा, करंट इज़ वेरी स्मॉल, और इस सिचुएशन में डायोड को करीब करीब नॉन कंडक्टिंग असूम किया जाता है फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस। लेकिन जैसे ही V की वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा होती है, करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ग्राफ बहुत तेज़ी से राइज करता है। हाँ, जहाँ तक वैल्यू ऑफ V गामा की बात है, दिस नी वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली V0 के बराबर होता है। तो ये सिचुएशन होती है। अब अगर दूसरा केस हम डिस्कस करें सेपरेटली कि अब V की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि इट इज़ मोर देन V0, ये भी कह सकते हैं कि नाउ इट इज़ मोर देन V गामा, नी वोल्टेज से भी ज़्यादा है या जो पोटेंशियल बैरियर है उससे भी ज़्यादा है, तब क्या होता है? तो उस सिचुएशन में पहला बात, डिप्लीशन लेयर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उस केस में डिप्लीशन लेयर का जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है, और जो डायोड है ओवरऑल एक नॉर्मल कंडक्टर की तरीके से बिहेव करने लगता है। और उस सिचुएशन में अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस द डायोड, डायोड के अक्रॉस एक सर्टेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, और इस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी कि डायोड जर्मेनियम का बना है या सिलिकॉन बना है। तो ये टिपिकल वैल्यूज़ होती हैं, ये क्वेश्चंस में कई बार दी रहती हैं, कई बार नहीं भी दी होती हैं, तो हमें इस तरह से लेनी पड़ती हैं। तो इन वैल्यूज़ को लेके भी एक क्वेश्चन आया है, वी विल डिस्कस वेरी सून। जर्मेनियम में ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट है, और सिलिकॉन के लिए ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट के बराबर रहता है। और जब करंट बढ़ती है तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। तो इस ग्राफ के लिए एक और पैरामीटर है जो हम डिफाइन करते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ नोन एज डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज और करंट में चेंज के रेशियो को कहते हैं। तो ये अलग अलग पोटेंशियल्स पर इसकी वैल्यू डिफरेंट आया करती है, या अलग अलग करंट की वैल्यू के लिए अगर इसकी वैल्यू निकालें तो डिफरेंट आएगी। तो फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट और एट ए सर्टेन ऑपरेटिंग पॉइंट, इसको ऐसे कहा जाता है। अगर हम डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो कुछ इस तरह से निकलेगा। सपोज यहाँ पर कोई करंट है, इस करंट पर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस पॉइंट के अराउंड, जैसे यहाँ कुछ और आगे और कुछ पीछे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो करंट में चेंज आता है, दैट चेंज इज दिस। इसको डेल्टा आई से नोट करेंगे, और करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है दैट चेंज इन दैट वोल्टेज इज डेल्टा वी, इस तरह से आता है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। इस पर बेस्ड भी अभी क्वेश्चन आ चुका है, तो उन क्वेश्चंस को अभी देखेंगे। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली रिवर्स बायसिंग को। हाँ, बात करते हैं रिवर्स बायसिंग की।
रिवर्स बायसिंग में अगर ये ब्लॉक डायग्राम में ही अगर हम शो करें तो बैटरी को कुछ इस तरह से लगाते हैं, एन साइड से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और पी साइड से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इससे होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी, ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है इधर का, ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इधर इलेक्ट्रॉन्स, इनको अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो एज ए होल ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं कुछ इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो बाउंड्री है डिप्लीशन लेयर की यहाँ पर, ये थोड़ी सी राइट साइड में ये शिफ्ट होती है। सिमिलरली नेगेटिव साइड, इधर नेगेटिव पोटेंशियल जो है, ये जो होल्स हैं इनको कुछ इधर शिफ्ट कर देता है। तो इधर की जो बाउंड्री है डिप्लीशन लेयर की, ये इधर शिफ्ट हो जाती है। तो इससे होता क्या है कि जो डिप्लीशन लेयर है ये थोड़ी सी वाइड हो जाती है। तो पहला पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, इट इज़ कि डिप्लीशन थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। और ई की वैल्यू चूँकि पहले की तरह से ही लगभग सेम रहती है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो इसलिए पोटेंशियल बैरियर जिसको कि हम वी नॉट इक्वल टू ई इंटू डी करके देते हैं, तो ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो रिवर्स बायसिंग में डी बढ़ता है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है। और कितना बढ़ता है? इंक्रीज इन पोटेंशियल बैरियर उतना ही होता है जितना कि अप्लाइड वोल्टेज है। तो ये हम केस 1 की बात कर रहे हैं। तो केस 1 में जब ये अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू है वी बी से कम है, इसके बारे में बात करेंगे, विच इज़ नॉन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज, कि पोटेंशियल बैरियर उतना ही इंक्रीज हो जाता है जितना कि ये वी की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल बैरियर पहले से वी नॉट था अनबायस्ड पी एन जंक्शन में, और अप्लाइड वोल्टेज नेगेटिव उल्टा यानी रिवर्स बायस वोल्टेज वी लगाया, तो न्यू पोटेंशियल बैरियर विल बिकम वी नॉट प्लस वी। ये मैग्नीट्यूड है दोनों का यहाँ पर। और इस सिचुएशन में होता क्या है कि चूँकि डिप्लीशन लेयर ज़्यादा वाइड हो गई और डिप्लीशन लेयर ही अपोज करती है डिफ्यूजन करंट का, तो डिफ्यूजन करंट की वैल्यू घट जाती है और डिफ्ट करंट करीब करीब सेम रहती है, हालांकि बढ़ती है बट इंक्रीमेंट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो डिफ्ट करंट को ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं, बट डिफ्यूजन करंट की वैल्यू पहले जितनी रही होती है उससे काफ़ी कम हो जाती है। इस वजह से एक नेट करंट जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, फ्लो करती है डायोड के अक्रॉस, और जिसकी वैल्यू को ऐसे लिखते हैं आई डी आर माइनस आई डी एफ, डिफ्ट करंट माइनस डिफ्यूजन करंट। तो बहुत स्मॉल करंट फ्लो करती है और इस करंट की जो वैल्यू है ये बहुत कम रहती है। अगर नेगेटिव वोल्टेज मतलब रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएं भी तो भी इस करंट की वैल्यू में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है, क्योंकि डिफ्ट करंट जो है ये जो है अप्लाइड वोल्टेज के इंडिपेंडेंट होती है, ये करीब करीब सेम रहती है। क्योंकि हम जानते हैं द वेरी फैक्ट दैट डिफ्ट करंट इज़ ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, और जब तक माइनॉरिटी कैरियर नहीं बढ़ेंगे तब तक इस करंट में कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, डिफ्ट करंट में चेंज थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि आएगा क्योंकि डिप्लीशन लेयर वाइड हो रही है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है। तो इंक्रीमेंट इन डिफ्ट करंट इज़ नेग्लिजिबल व्हेन वी अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज। तो IR या रिवर्स करंट की वैल्यू बहुत कम रहती है जब तक कि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम है। और इस करंट को एक जनरल एक्सप्रेशन जो एम्पिरिकल रिलेशन हुआ करता है इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये एक एम्पिरिकल रिलेशन है, ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि जो फॉरवर्ड बायस करंट है उस करंट को भी इसी रिलेशन से लिखते हैं और रिवर्स बायस करंट में भी इसी रिलेशन से लिखते हैं। होता क्या है, फॉरवर्ड बायस में V पॉजिटिव होता है इसलिए ये फैक्टर बड़ा होता है और V के बढ़ने के साथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, और रिवर्स बायस में V यहाँ पर नेगेटिव आता है, इस वजह से ये टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म बहुत छोटा हो जाता है। तो सेम रिलेशन कैन इज़ यूज्ड टू प्लॉट द डायग्राम। तो ये जो डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही डायग्राम में हमने ये ग्राफ बनाया है फॉरवर्ड करंट के लिए, ये ग्राफ रिवर्स करंट के लिए, तो ये दोनों ही इससे ही प्लॉट हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन होती है। हाँ, अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि फॉर ए सडन वैल्यू ऑफ वोल्टेज करंट एकदम से सडनली बढ़ती है, तो दैट वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज़ कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। और जब
अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है ब्रेकडाउन वोल्टेज से, तो उस केस में क्या होता है कि सडनली एक लार्ज करंट फ्लो करती है और उसको कुछ, ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ये इस तरह, इसके बाद में सडनली द ग्राफ इज ऑलमोस्ट वर्टिकल। तो दिस हैपेंस फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये यही वोल्टेज है जिसको हम नाम देंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो डायोड जो है ब्रेक डाउन रीजन में आ जाता है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही ब्रेक डाउन रीजन में आता है, डायोड के अक्रॉस का पोटेंशियल फिर इस पोटेंशियल से ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो ये समझाने के लिए केवल लिख दिया है कि व्हेन V बिकम्स मोर देन VB। बेसिकली जैसे ही करंट बढ़ती है और अगर डायोड उस करंट को, इतनी लार्ज करंट को विद स्टैंड कर सकता है, तो करंट तो बढ़ जाती है बट उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सिचुएशन होती है रिवर्स बायसिंग की, और रिवर्स बायसिंग के बारे में डिटेल में एक बार और हम बात करेंगे जे व्हेन वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक डाउन डायोड्स, जिनको जेनर डायोड भी कहते हैं, अवेलांस डायोड भी उनको कहा जाता है। तो इसको लेके एक दो पॉइंट और इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी हम बात करते हैं। इसमें ये जो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, मतलब ग्राफ V के वोल्टेज के बढ़ने के साथ ग्राफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ही आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है करंट की, जो कांस्टेंट करंट होती है, इसको कहा जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये यहाँ पर इस रिलेशन में आ रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है, ये रिवर्स बायस की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है, V की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है। हाँ, इसकी वैल्यू डिपेंड कर सकती है एक दूसरे फैक्टर पर, दैट इज़ टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी कैरियर दोनों ही बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन से पहले फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या होगा अगर डायोड आइडियल है, और इनका मीनिंग क्या होगा अगर डायोड जो है रियल है। तो रियल डायोड और आइडियल डायोड, इनके बारे में ब्रीफ में बात करते हैं, उसके बाद हम तुरंत कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड। हाँ, तो रियल और आइडियल डायोड, इसका नॉर्मल मीनिंग क्या होता है कि आइडियल डायोड अगर होता है तो फॉरवर्ड बायसिंग में उसका रेजिस्टेंस हम 0 ले लेते हैं, और उस केस में पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस जो आता है वो भी 0 होता है। और रिवर्स बायसिंग में अगर होगा आइडियल डायोड तो रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट लेते हैं। तो ये तो नॉर्मल कन्वेंशन है आइडियल डायोड के लिए। लाइकवाइज रियल डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है वो 0 नहीं होता है, स्मॉल होता है, और उसकी जो वैल्यू है दी हुई होती है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा फॉरवर्ड बायस में तो वो दिया रहेगा। और जबकि रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो इनफाइनाइट हम लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है तो उसको इनफाइनाइट ही ले लेते हैं। तो ये नॉर्मल कन्वेंशन होता है। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस आए हैं अभी रिसेंटली एग्ज़ाम में, तो उनमें डायोड दिया है आइडियल, लेकिन फिर भी उसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में 0 न लेके कुछ नॉन जीरो वैल्यू दे दी हुई है। तो जैसे क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये लेते हैं जो जनवरी 2019 में आया था। क्वेश्चन था कि दोनों डायोड इस सर्किट में D1 D2 आइडियल है। क्लियरली लिखा था द डायोड्स आर आइडियल एंड ईच हैज़ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इक्वल टू 50 ओम। देन द करंट इन द 100 ओम रेजिस्टेंस इसमें फाइंड करनी थी। तो इसमें क्योंकि डायोड आइडियल दिया हुआ है लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस दे दिया है। एनीवे, तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल कन्वेंशन होता है आइडियल डायोड का वो फॉलो नहीं होता है। जो आइडियल डायोड भी है तो भी फॉरवर्ड बायस में अगर रेजिस्टेंस के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तभी उसको 0 लेंगे, और मेंशन है तो वही लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से बैटरी लगाते हैं तो बैटरी का ये हायर पोटेंशियल वाला टर्म है, ये लो पोटेंशियल वाला, तो ये वाला साइड लो पोटेंशियल होगा, ये वाला हाई पोटेंशियल होगा। सिंपल वे में देख सकते हैं। तो ये वाला डायोड D2 रिवर्स बायस में हो जाएगा, और चूँकि जब रिवर्स बायस में हो जाएगा और आइडियल डायोड है तो उसमें से कोई भी कंडक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे सिंपल रहेगा अगर हम इस ब्रांच को ही हटा दें, क्योंकि जब पता चल गया कि डायोड D2 रिवर्स बायस में कनेक्टेड है तो उसको हम हटा देते हैं, तो बचा हुआ सर्किट ये रहता है।
तो ये वाला डायोड D1 क्लियरली दिख रहा है कि ये फॉरवर्ड बायस में है, और फॉरवर्ड बायस में ये अप्लाइड वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, तो जस्ट इसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वही हमें लेना है। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उसके बारे में मेंशन नहीं है, तो वो 0 ही लेंगे। नॉर्मली होता भी है आइडियल डायोड के लिए पोटेंशियल ड्रॉप 0 लेना है। तो ये केवल एक रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव करेगा यहाँ पर, जिसकी वैल्यू हमें क्या लेनी है 50 ओम। तो ओवरऑल सर्किट में हम देख सकते हैं कि 50 + 150 + 100 300 सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। इसलिए जो करंट यहाँ पर जो फ्लो होएगी दैट कैन बी गिवन एज अप्लाइड वोल्टेज जो कि 6 वोल्ट है, पोटेंशियल ड्रॉप हमें लेना नहीं है, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से जो एम्पियर में ये वैल्यू आ जाती है 0.02 एम्पियर। तो ये ऑप्शन सेकंड इस तरह से ये सही होता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को करते हैं पहले। क्वेश्चन 2, इट वाज आस्क्ड इन JEE मेन 2018। इसमें अमीटर रीडिंग पूछी गई थी, ठीक है। सिलिकॉन डायोड यहाँ पर दिया था, सर्किट में दिया था कि दिस इज़ अ सिलिकॉन डायोड। तो 200 ओम का यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें करंट की वैल्यू पता करनी है। तो क्लियरली यहाँ पर चूँकि सिलिकॉन डायोड मेंशन कर दिया गया है, तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप जो लेना है ये है 0.7। ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है फॉर सिलिकॉन डायोड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सिलिकॉन डायोड दिया है तो इसका मतलब ये एक रियल डायोड है, तो ऐसे केस में इसका कुछ रेजिस्टेंस भी देना चाहिए था, फॉरवर्ड बायस में कुछ है, लेकिन वो नहीं दिया। तो चूँकि रेजिस्टेंस इसमें नहीं दिया हुआ तो इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम 0 ले लेंगे और उसके बाद में करंट निकालेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर लेबलिंग कर लेते हैं वो पोटेंशियल्स की, तो इस पॉइंट को 0 पोटेंशियल पर ले लें तो इस पॉइंट का वैल्यू 3 वोल्ट होगा, इस पॉइंट पर भी 3 वोल्ट होगा, और यहाँ से यहाँ तक अक्रॉस द डायोड जो ड्रॉप है दैट इज़ 0.7। तो 3 से 0.7 ड्रॉप हो गए तो यहाँ का पोटेंशियल रह जाएगा 2.3 वोल्ट। यहाँ 0 तो यहाँ पर भी 0 है। तो हम देख सकते हैं कि अक्रॉस दिस 200 ओम जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ 2.3। तो इस तरीके से जो करंट की वैल्यू है ये हो जाती है 2.3 अपॉन रेजिस्टेंस ओवरऑल 200। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है 0.0115 एम्पियर, जिसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 11.5 मिली एम्पियर आ जाता है। तो इस तरीके से सिचुएशन रहती है। तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू किस तरह से लेते हैं, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड अगर दिए हैं तब तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें लेनी है 0.7 और 0.3 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में अगर रेजिस्टेंस दिया है तब तो वो गिवन वैल्यू लेंगे, और अगर नहीं दिया है, कोई मेंशन नहीं किया गया उसके बारे में, तो RF फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस को 0 ले लेंगे, जैसा कि हमने ये लिया था। तो इस तरह के कन्वेंशन को हमें फॉलो करना होगा एग्ज़ाम्स में। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का सर्किट ये दिया हुआ है, जर्मेनियम और सिलिकॉन 2 डायोड इसमें इस तरह से दिखाए गए हैं। तो ये दिया है कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड्स दे स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 एंड 0.7 वोल्ट्स रेस्पेक्टिवली। तो वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ द पॉइंट ए कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे फॉरवर्ड बायसिंग के केस में कि जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, बैरियर वोल्टेज या पोटेंशियल बैरियर कहो या उसको नी वोल्टेज कह लो, उससे ज़्यादा जैसे ही वोल्टेज होता है तो डायोड इस तरह से कंडक्ट करने लगता है कि नाउ दिस बिहेव्स लाइक अ वायर। डिप्लीशन लेयर का उस पर उस समय कोई रोल नहीं रहता है, और उस सिचुएशन में एक कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप रहता है। तो यहाँ पर जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा, सपोज़ यहाँ पर स्विच नहीं दिखाया गया, लेकिन समझने के लिए हम मान लेते हैं सपोज़ यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सर्किट में बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। दैट टेक्स अ फाइनाइट टाइम ऑल्दो दैट टाइम इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो पोटेंशियल को
बिल्डअप होने में धीरे से 0 से बढ़ के ऊपर तक जाने में कुछ टाइम लगेगा। तो इसमें जैसे ही पोटेंशियल 0.3 इन दोनों पॉइंट के बीच में हो पाएगा, इस डायोड में कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 0.3 वोल्ट तक पहुंचते ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये डायोड है, कंडक्शन में आ गया, इसका फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है। और तो कंडक्शन जब स्टार्ट होगा तो पूरी की पूरी करंट इसमें से निकल के चली जाएगी, और इसका जो वोल्टेज जिस पर कंडक्शन स्टार्ट होता है वो ज़्यादा है, तो इसमें कंडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। कंडक्शन इसमें पहले स्टार्ट हो गया तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है 0.3 हो गया, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसमें से करंट जाएगी ही नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these 2 points will remain 0.3 वोल्ट। इसी बेसिस पर पॉइंट ए का हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल। आप कैसे निकालेंगे? सिंपली अगर यहाँ पर हम असूम कर लेते हैं कि ये 0 वोल्ट है, इनफैक्ट यहाँ पर ये सिंबल दिया है तो 0, इस वजह से यहाँ पर पोटेंशियल 12 वोल्ट हो जाएगा। इस पॉइंट का 12 वोल्ट, इस पॉइंट का भी 12 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप 0.3 वोल्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11.7, 0.3 का ड्रॉप आ रहा है। तो यही यहाँ पर भी 11.7 है, यहाँ पर भी है, यही यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है हमें मिल जाता है कितना, 11.7। इसी में थोड़ा सा चेंज करके एक क्वेश्चन आया है, दैट वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस जनवरी 2019 में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, सर्किट वही है, लैंग्वेज भी वही है, जस्ट इतना इसमें मेंशन था कि इफ़ जर्मेनियम डायोड कनेक्शंस आर रिवर्स्ड देन द वैल्यू ऑफ VA चेंजेस बाई, पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना चेंज हो जाएगा अगर जर्मेनियम डायोड के कनेक्शंस को हम रिवर्स कर दें। अभी इस तरह जुड़ा है, बाद में इसको रिवर्स करके रिवर्स बायस्ड में लगा दें और सिलिकॉन को वैसा ही बना रहने दें। तो क्या होगा, इन द बिगिनिंग जैसा कि दोनों डायोड लगे हुए हैं, हमें पता है कि ऐसी सिचुएशन में, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है 11.7। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ VA जबकि जो कनेक्शन है उनके रहते हुए पॉइंट ए का पोटेंशियल इतना आता है। अब अगर हम पोटेंशियल इसके टर्मिनल्स को बदल दें, रिवर्स कर दें, मतलब इसको इस तरह से लगा दें, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये डायोड तो रिवर्स बायस में आ गया, और रिवर्स बायस में आएगा तो इसमें से कंडक्शन होएगा ही नहीं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं, उसका रोल ही ख़त्म हो जाएगा। अब केवल रोल इसका रहेगा, जो करंट है केवल इसमें से होके जाएगी, इसका कोई रोल नहीं है, देयर इज़ नो करंट अक्रॉस दिस लाइन। तो अब इसमें कंडक्शन तब होगा जब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 0.7। तो फिर से पोटेंशियल की अगर लेबलिंग हम कर लेते हैं तो यहाँ शुरू करें 0 वोल्ट, यहाँ पर 12 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ पर जाने पर 0.7 का ड्रॉप, तो 12 माइनस 0.7, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 11.3। तो यहाँ का भी इतना ही और इस पॉइंट का भी 11.3। तो इस तरीके से इसको रिवर्स कर दें तो ए का पोटेंशियल 11.3 हो जाता है। तो ये न्यू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए कम्स आउट टू बी 11.3। तो हम देख सकते हैं कि चेंज कितना आया। चेंज की अगर दोनों की बात करें, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, द चेंज इज 0.4 वोल्ट। तो इस तरीके से इसका ये आंसर था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। हाँ, तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017 इन ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड इस तरह से इसमें दिए हुए थे और पूछा था कि फॉरवर्ड टू रिवर्स बायस रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा। तो इसमें फॉरवर्ड बायस जो हमें पता है कि ये वाला पोर्शन है, रिवर्स बायस वाला ये वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होगा ये निकालते हैं। तो अब इसलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम फॉरवर्ड बायस में जो हम निकालेंगे दैट इज़ द डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो जो ऑलरेडी इसमें मेंशन है, जो तैयारी की हुई है डायग्राम में, उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 15 मिली एम्पेयर करंट के करस्पॉन्डिंग हमें निकालना है डायनेमिक रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस, जिसकी वैल्यू को हम लिखेंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो करंट में चेंज आता है दैट इज़ 10 to 20, मतलब डेल्टा आई हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। और जबकि वोल्टेज में जो चेंज आता है 0.7 से 0.8 मतलब 0.1 वोल्ट। तो यहाँ डेल्टा वी की वैल्यू जो है ये तो हो जाएगी 0.1 वोल्ट, ठीक है, 0.8 माइनस 0.7, और डेल्टा आई की वैल्यू 20 माइनस 10 करके ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर, ये हो गया इतना वोल्ट। तो ये वैल्यू इसको एम्पियर में कन्वर्ट करके लिखें तो 10 ओम आ जाता है। अब रिवर्स बाइसिंग में जो वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर -10 वोल्ट दिया हुआ है और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो करंट है दैट इज़ 1 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालें तो वो तो सही नहीं आएगा, यहाँ पर केवल हम निकाल सकते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो जो भी है जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है यहाँ पे रिवर्स बाइस के रेजिस्टेंस को निकालने में। अगर डायनामिक रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कोई पॉइंट है उस पॉइंट के आसपास चेंजेस लेंगे, उन चेंजेस के हिसाब से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग केवल अगर हम चलें तो रेजिस्टेंस इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग जो आएगा सीधा V अपॉन आई कर लेंगे, इसमें डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई करने का यहाँ पर पॉइंट नहीं बनता है। तो V की वैल्यू यहाँ पर 10 वोल्ट और I की वैल्यू 1 ये माइक्रो एम्पियर में है और ये वोल्ट में है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये 10 की पावर 7 ओम के बराबर आ जाएगा। तो फॉरवर्ड में ये रेजिस्टेंस, रिवर्स में ये। तो इनका अगर रेशियो निकालना है RF और R रिवर्स RR, तो देख सकते हैं ये इस तरीके से आ जाता है 10 की पावर -6। तो ये जो सही आंसर इसमें ये हो जाता है।